नमस्कार, न्यूज 24 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की ओर बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में चुनाव का शंखनाद हो गया है। सभी पार्टी अपनी अपनी सरकार बनाने के दावे कर रही हैं। आज इसी क्रम में न्यूज 24 एक्सप्रेस की टीम ने मुलाकात की भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण आजाद से। चंद्रशेखर का कहना है कि उत्तर प्रदेश में जब से भाजपा की सरकार आई है तब से जनता का बुरा हाल हो गया है। भाजपा की सरकार ने हर वर्ग के लोगों के साथ सिर्फ धोखा किया है। ऐसे में इस बार 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में यहां की जनता ने भाजपा मुक्त प्रदेश बनाने का मन बना लिया है। आइए देखते हैं चंद्रशेखर से मुलाकात के कुछ खास अंश। रावण आज़ाद की बात दुनिया करती है, जिसके लिए आज भी केंद्र सरकार की बात करें तो या उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें, जिन्होंने कमी कहीं नहीं छोड़ी थी चंद्रशेखर रावण आज़ाद को या उनकी पार्टी को धराशायी करने की। पर चंद्रशेखर रावण आज़ाद जिसका संकल्प, जिसका दृढ़ निश्चय आज उनको उत्तर प्रदेश की जनता के घर घर के लोगों के बीच में प्यार बना के आज हमारी मुलाकात होगी उसी चंद्रशेखर रावण आज़ाद से और जानेंगे कि 2022 जो भाजपा मुक्त उत्तर प्रदेश की विवेचना लेके संकल्प लेके चंद्रशेखर आज़ाद ने आज जो चालू की अपनी साइकिल यात्रा और कब तक और क्या क्या उनके विचार हैं। चंद्रशेखर रावण आज़ाद जी, सबसे पहले तो आपका न्यूज़ 24 एक्सप्रेस में स्वागत है सर। जी धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। चंद्रशेखर रावण आज़ाद एक नाम जो कुछ सालों में पूरे देश में, पूरी दुनिया में एक ऐसा बना, क्या संकल्प जो लेके चले हैं 2022 के चुनाव को लेके, या ये संकल्प पूरी देश के लिए लेके चले? देखिए, संकल्प तो व्यक्ति का खुद से होता है। मैंने वादा किया है खुद से कि मुझे बाबा साहब अम्बेडकर और माननीय काशीराम साहब का अधूरा सपना पूरा करना है। उसके लिए चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, मैं जब तक जीऊँगा उसी सपने के लिए जीऊँगा। हर आदमी की कुछ इच्छाएँ होती हैं। मेरी इच्छा है बाबा साहब और माननीय काशीराम साहब का सपना पूरा करना। एक दूसरी बड़ी बात, आदमी जब वादा खुद से करता है तो चाहे परिस्थिति कोई भी रही हो और कोई किसी तरह का समय उसको पूरा करने के लिए उसको काम करना चाहिए। तो मैं अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहा हूँ भारत के लिए। भारत हमारा देश है और इस देश को जिस तरह से पिछले 6-7 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने केंद्र से और उत्तर प्रदेश को योगी गवर्नमेंट ने, ये जो भाजपा गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश की जिस तरह से बेहाल इन लोगों ने किया है, उससे तमाम भारतवासी परेशान। बाबा भीमराव अंबेडकर और काशीराम जी की बात करते हैं तो सर, भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान लिखा था उसमें सभी जातियों को भीमराव अंबेडकर जी की आप बात करते हैं, काशीराम जी की बात करते हैं। भीमराव अंबेडकर साहब ने तो एक संविधान लिखा था जिसके अंदर सभी जातियों को, सभी लोगों को एक जोड़ दिया था। पर लोग, विपक्षों का कहना है कि चंद्रशेखर रावण आज़ाद सिर्फ कुछ ही माइनॉरिटी पार्टियों के या माइनॉरिटी लोगों के भरोसे अपने आप को इस देश में स्थापित करना चाहता है। वो खुद जातिवाद का रख के तोड़ना चाहता है। देखिए, आज हम साइकिल यात्रा शुरू कर रहे हैं। वो सुबह जब शुरू हुई तो उसका एक ही स्लोगन है, जाति तोड़ो समाज जोड़ो, भाईचारा बनाओ। क्योंकि पिछले 4.5 साल में उत्तर प्रदेश में जिस तरह से सांप्रदायिकता की आग को भड़काया गया, और इसका फ़ायदा किसे होता है? जैसे मेरे ऊपर तो आरोप है ये, लेकिन सच्चाई में इसका फ़ायदा किसे होता है? बंटवारे से किसको फ़ायदा होता है? ये सीधा सा फ़ायदा भाजपा को होता है हमेशा से। तो वो बंटवारे की राजनीति करते हैं, मैं तो जोड़ने की राजनीति करता हूँ। अब इस पर 2 चीज़ें मैं स्पष्ट कर दूँ। पहली बात, भारतीय संविधान ने तो सब लोगों को बराबर के अधिकार दिए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ एट्रोसिटियाँ होती हैं, फिर भी अन्य अत्याचार होते हैं, फिर भी पूर्ण रूप से भागीदारी नहीं मिलती बहुत सारे जो हैं। फिर ये जो गैर बराबरी, 10% लोग जो हैं पूंजी के हिसाब से यहाँ हैं और 90% लोग यहाँ हैं, और फिर जाति के आधार पर उत्पीड़न, जाति अत्याचार, ये भी ख़त्म नहीं होता। तो मैं समझता हूँ कि संविधान ने तो सब कुछ दिया है, लेकिन आज तक वो सरकार नहीं आई जो संविधान को पूर्ण रूप से लागू करा सके। और मैं उस सरकार वो सरकार बने, ऐसा हम सब लोग, हमारी यूनिट सोचती है कि हम लोग जो हैं वो सरकार बनाएं जो भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू करें। भारतीय जनता पार्टी जो सरकार है, ये जो अपने आप को भाईचारे वाले लोग कहते हैं, सबका साथ सबका विकास वाले लोग, इनका तो, ये तो संविधान विरोधी लोग हैं। हाँ, ये भारतीय संविधान को मानते ही नहीं। इनके हेडक्वार्टर पे आज तक भी तिरंगा झंडा नहीं फहराया जाता, जिसके लिए हमारे शहीद जवान जो है ना अपनी जान दे देते हैं। दूसरी बात, आपने कहा कि कुछ माइनॉरिटी जातियों को नहीं, मैं बड़ा जो एक हिस्सा है जिनको वंचित रखा गया है, जिनको बहुजन कहा जाता है, जिनको SC ST OBC कन्वर्टेड माइनॉरिटी,
उन सब लोगों को साथ लेके मैं समझता हूँ कि क्योंकि उनमें उनकी बड़ी आबादी उनकी 100% में से जो 90% आबादी है वो आर्थिक रूप से सशक्त नहीं है, उनकी हिस्सेदारी नहीं है। मैं करीब से देखता हूँ कि जिस समाज का नेता नहीं होगा उसकी बात नहीं होगी, और जब किसी समाज का नेता होगा तो वो अपने समुदाय के हित के लिए काम भी करेगा। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने भी हमें कहा। इसलिए उन वर्गों में भी नेतृत्व तो तैयार हो। आज जो चुनावी राजनीति है, 2-3 करोड़ रुपए चाहिए उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए, यही मुझे मीडिया के साथियों ने बताया और आम आदमी ने। मगर मैं ये समझता हूँ मेरी तो हैसियत नहीं है 2-3 करोड़ रुपए खर्च करने की, और मेरे जैसे तो लाखों लोग होंगे जिनकी नहीं है। तो इसका मतलब वो चुनाव में राजनीति में हिस्सेदारी नहीं ले सकते हैं, यानी कि वो मेहनत नहीं कर सकते हैं, कोई सपना नहीं देख सकते हैं, और सपना को पूरा करने के लिए अपने मन में जो है सपना भी तैयार, एक और सपना तैयार नहीं कर सकते हैं कि भाई मैं बन सकता हूँ। तो मेहनत भी करना चाहते हैं, बदलाव भी चाहते हैं। तो मैं सस्ते संसाधनों पे उन लोगों को जिनके अधिकारों से जिनको वंचित रखा गया उनको तैयार कर रहा हूँ, राजनीतिक चेतना उनके अंदर जागरूक कर रहा हूँ। और आज साइकिल यात्रा इसलिए, एक तो ये महंगाई पे सीधा सा हमला है, हमारा विरोध प्रदर्शन भी है कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हुए हैं, सरकार पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनकी गाड़ियाँ तो सरकारी पैसे चलते हैं, वो भी हमारे टैक्स का पैसा है, उनका तो पैसा नहीं है। मुख्य प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर उससे चलता है, वो चुनावी सभाओं में जाते हैं, पैसा जनता का है। और फिर जो दैनिक यूज की चीज़ें हैं, चाहे वो तेल हो, सब्जी हो, कोई भी चीज़ हो, गैस सिलेंडर, सब पे दाम बढ़ गए हैं। अगर भाजपा विपक्ष में होती तो ये लोग अभी जो है सड़कों पे तांडव कर रहे होते, हंगामा कर रहे होते। अब हम लोग आंदोलन में जा रहे, तो आज कई जगह साइकिल यात्रा रोक ली पुलिस ने। ये तानाशाही जो पंचायत चुनाव में हुई, अध्यक्ष के चुनाव का जो चल रहा है, नॉमिनेशन का, और उसके बाद जो अब हमारी साइकिल यात्रा में, इनसे हम डरने वाले नहीं हैं। सरकार जेलें बड़ी करे, आज़ाद समाज पार्टी के लोग, भीम आर्मी के लोग मैदान में हैं, और सरकार का दमखम देखने के लिए, उनकी तानाशाही देखने के लिए हम लोग फील्ड मैदान में और जवाब देंगे। जिस तरीके से फंडिंग की बात करते हैं विपक्ष, हमेशा केंद्र सरकार ने जब भी चंद्रशेखर आज़ाद, रावण आज़ाद किसी के लिए भी मैदान में उतरा है, जब हमेशा एक कहा गया है कि चंद्रशेखर रावण आज़ाद को तो फॉरेन फंडिंग आराम से आती है। इन अटकलों पे हमेशा चंद्रशेखर रावण आज़ाद ने एक खुले मन से साफ साफ कहा है तो प्रूफ करके दिखाओ। तो क्या ये जो चीज़ें थी जो इन्होंने विपक्ष ने, जो केंद्र में बैठे हुए हैं, जिन्होंने आप पे जितने आरोप लगाए, ये सारे एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ, प्लस पॉइंट के साथ आपको 2022 में एक अलग रूप देंगे? देखिए, मैं एक अच्छे गुरु का चेला, मानवर काशीराम साहब वो व्यक्ति थे जिन्होंने भारत की राजनीति को ऐसे उंगलियों पर नचा दिया था। उन्होंने हमें बताया कि उनको जब पढ़ते हैं, उनको जानते हैं, उनको देखते हैं, तो पता लगता है कि ये सब चीज़ें, आरोप तो हमेशा मेहनत करने वाले लोगों पे जो ज़मीन से उठ के आते हैं लगते आए। उनको CIA का एजेंट कहा जाता था। मुझे भी तमाम तरह के एजेंट और फंडिंग के आरोप लगते हैं। मैंने तो अभी जब हाथरस वाले मामले में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से कहा कि वो एक सिंगल रुपये कि अगर फंडिंग किसी ने, मतलब अवैध फंडिंग मेरे ऊपर साबित कर दे तो मैं राजनीतिक संन्यास ले लूँगा, वरना मुख्यमंत्री माफ़ी मांगे, वो संन्यास ले ले। या अगर मेरे पास 1 लाख रुपए मेरे अकाउंट में मुख्यमंत्री साबित कर दें तो मैं राजनीतिक संन्यास लेने के लिए तैयार हूं। लेकिन मैं ये भी बड़ी गंभीरता से देखता हूं कि जब हम चुनावी हल्फनामा देखते हैं, जो लोग बीजेपी के या किसी भी दल के हों, तो जब वो चुनावी हल्फनामा देते हैं नॉमिनेशन में, तब उनकी संपत्ति होती है 2 करोड़ रुपए, 20 करोड़ रुपए, और अगले 5 साल बाद अगर विधायक MP बन जाए तो उनकी संपत्ति होती है 50 करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपए। यानी कि वो कोई बिजनेस करते हैं? ये तो लोकतंत्र में हम लोग सेवक चुनते हैं जो हमारे लिए काम करेगा, हमारे मुद्दों पे काम करेगा, विकास का काम करेगा, हमारे लिए योजना लाएगा। लेकिन इनका ऐसा कौन सा बिजनेस हो जाता है नेताओं का जो इनकी आमदनी 2 गुनी, 4 गुनी, 10 गुनी हो जाती है? तो ये जो भ्रष्टाचार की राजनीति, इसमें आम आदमी के मुद्दे पिस जाते हैं। इसलिए मैं सस्ते संसाधनों पर और राजनीति का स्वरूप बदलने के लिए, जिसमें गरीब व्यक्ति भी नेता बनने का सपना देखे और बने, और वो जिन समस्याओं से देख के आया है, जिन समस्याओं से रूबरू होकर है, उनको दूर करे, अपनी भी और सोसाइटी की भी। एक अच्छा समाज बने, स्वस्थ समाज, जिसमें भाईचारा हो, जिसमें एक दूसरे के दुख को अपना दुख समझने की हिम्मत हो। तो अच्छे लोगों को, नौजवान लोगों को लीडरशिप देने का काम हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि ये नौजवान अपने देश से प्यार करते हैं और अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए सच्ची तमन्ना रखते हैं। लाशों पर राजनीति करने वाले लोग नहीं तैयार कर रहा हूँ। सबसे बड़ा वर्ग, जिस तरीके से OBC की बात करते हैं, तो उत्तर प्रदेश के अंदर किसानों का वर्ग आता है, जो आज किसान 7-7, 8-8 महीनों से अपने बॉर्डरों पे बैठे हुए हैं। आपने आवाज़ उठाई, लोगों ने उठाई, किसानों ने उठाई, पर केंद्र सरकार की बात करें या राज्य सरकार की बात करें, उनके कानों में जू नहीं रहेंगे अब तक। तो क्या लगता है कि 2022 में जो चुनाव है उत्तर प्रदेश का, जिस तरीके से कलकत्ता में भी किसान
आंदोलन के नेता राकेश टिकैत जी कलकत्ता पहुंचे थे और सीधे सीधे एक आह्वान किया था, नो वोट फॉर बीजेपी, किसानों के खिलाफ। तो क्या वो किसान आंदोलन इस बार भी बीजेपी को यहाँ उत्तर प्रदेश में नींद उड़ाने का काम करेगा? क्योंकि चंद्रशेखर रावण आज़ाद ने थोड़ा ही रखी है साथ में किसान आंदोलन के। देखिए, पहली बात तो किसान अपने मन से आंदोलन में नहीं बैठे, उनको मजबूर किया गया उनके खिलाफ इस तरह कानून बना के। तो मैं समझता हूँ कि कानून बनाने की शक्ति विधायिका और लोकसभा के पास, संसद के पास होती है। तो मैंने किसान नेताओं से बात की, मैंने उनसे भी कहा कि जब चुनाव आएगा तो आप किसान बन के वोट देना, धर्म के आधारित वोट मत देना, वरना फिर 5 साल ऐसे बैठना पड़ेगा। 6 महीने से वो लोग 7 महीने से आंदोलन कर रहे हैं, 1000 लोगों की जान चलेगी, सरकार पे जू नहीं रहेंगी। सरकार अपनी मस्त है, सरकार उन पर आरोप लगाती रहती है, सरकार उनको झूठा साबित करती थी। उससे भी बड़ी बात, किसान तो दिल्ली जाना चाहते थे, वो बॉर्डर पे क्यों बैठे, किसकी जिम्मेदारी से वो बॉर्डर बैठे? ये केंद्र की सरकार की वजह से बैठे हैं। प्रधानमंत्री दिल्ली रह सकता है, हर कोई दिल्ली जा सकता है, लेकिन किसान दिल्ली नहीं जा सकते हैं। अब उत्तर प्रदेश में जो हुआ पंचायत चुनाव में, किसानों ने गांव में नहीं घुसने दिया बीजेपी के लोगों को। बहुत सारे जो चुनाव ऐसे हैं जो बीजेपी ने प्रशासन के और पुलिस के सहयोग से जीते, सत्ता का दुरुपयोग करके। अब ये पंचायत अध्यक्ष का चुनाव इसका बड़ा गवाह है, जैसे बागपत में हुआ, मुजफ्फरनगर में हुआ, कई जगह हुआ, गोरखपुर में हुआ, विपक्ष के लोगों को पीट रहे हैं। तो मैंने उन अधिकारी कर्मचारियों को भी कहा, कुछ लोगों को तो समझाया भी कि सत्ता चली जाएगी, ये 5-6 महीने की सत्ता है और फिर आपको यही नौकरी करनी है। जिन लोग आज आप पीट रहे हो वो सरकार में आ जाएंगे। तो कल आप ये चाहते हैं कि आपसे बदले की भावना से काम करें। हम सब लोग तो बदलाव के लिए हैं। मैंने ये बात उनसे भी कही और अब मैं दोबारा से भी किसान नेताओं को, हमारी जो साइकिल यात्रा इसके माध्यम से जो उत्तर प्रदेश का बड़ा तबका, बैकवर्ड जिसको कहते हैं, ओबीसी, तो उसकी जातिगत जनगणना जो नहीं हुई, मैं समझता हूँ जब उनकी संख्या की जानकारी नहीं तो फिर उनके लिए बजट का किस तरह से जो है निर्वहन होगा, बजट किस तरह से उनके लिए बनाया जाएगा। तो ओबीसी की जातिगत जनगणना और प्रमोशन में रिजर्वेशन, किसानों की इस बिल से मुक्ति के लिए, किसानों के आंदोलन को और धार देने के लिए, नौजवानों के लिए रोजगार, महंगाई, कानून व्यवस्था, उत्तर प्रदेश की जो बुनियादी ज़रूरतें हैं उन सब पे काम करने के लिए साइकिल यात्रा गांव-गांव जाके लोगों को तैयार करेगी और लोगों को समझाएगी कि वोट की कीमत, कि वोट की वैल्यू क्या होती है, वोट की सुरक्षा कैसे होती है, वोट से क्या निर्माण होता है और वोट के क्या परिणाम होते हैं। ये सब चीज़ें जाके बताने का काम करेंगी और जनता अगर सही फैसला लेगी तो आज़ाद समाज पार्टी एक बड़ी ताकत उत्तर प्रदेश में बनेगी और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से इनकी बेदखली होगी और आम आदमी की, गरीब आदमी की, मजदूर किसान की सरकार आएगी। जिस तरीके से काशीराम जी की बात करते तो बहुजन समाजवादी पार्टी से पहले से अटकलें लगाई जा रही थी कि आज़ाद समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी मिलकर एक साथ चुनाव लड़ेगी, पर मायावती ने जिस तरीके से ऐलान किया है कि वो सिर्फ सिंगल चुनाव लड़ेगी यहाँ पे, तो क्या आज़ाद समाजवादी पार्टी यहाँ पे अपने चुनाव पूरी सीटों पे लड़ने के बाद, विधायक लाने के बाद, अगर ज़रूरत पड़ती है तो क्या गठबंधनों के साथ सरकार बनाएगी? देखिए, 2 चीज़ें। पहली बात तो हमारे यहाँ फैसले हमारी यूनिट लेती है। मुझे कुछ लोग कहते हैं भीम आर्मी के चीफ, आज़ाद समाज पार्टी के चीफ। मैं फिर उनको यही कहता हूँ कि साहब, मैं कोई चीफ विफ नहीं हूँ। मैं तो आज़ाद समाज पार्टी एक छोटा सा वर्कर हूँ, लोकतांत्रिक पार्टी। आज मैं अध्यक्ष हूँ, कल पार्टी किसी और को बना देगी, परसों किसी और को बना देगी। लोगों को तो ये भी नहीं पता कि मेरा नाम चंद्रशेखर आज़ाद है या चंद्रशेखर है। मेरा सिंगल नाम है चंद्रशेखर आज़ाद। मैंने तब स्वीकार किया जब ये मानसिक गुलामी छोड़ी और लड़ने के लिए मैदान में आया। तो जो कोर यूनिट फैसला लेगी हम लोग उसको स्वीकार करेंगे, वो चाहे चुनाव से पहले गठबंधन का हो या चुनाव के बाद गठबंधन का हो। जो फैसला कोर यूनिट का होगा उसको मैं अभी, क्योंकि मैं फेस हूँ, मैं आके जनता के सामने रख दूंगा या हमारे ओल्ड लीडर्स आके रख देंगे। तो ये भविष्य के गर्भ में है किसके साथ गठबंधन होगा, लेकिन होगा ज़रूर बीजेपी विरोधी दलों के, क्योंकि ये तो इतना तो मीटिंग में हमें भी पता लग जाता है जब उनकी चर्चाएँ होती हैं, वो हमें क्या फैसले सुनाते हैं। तो क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि बीजेपी उत्तर प्रदेश से रुके, क्योंकि नौजवानों का बुरा हाल है। महिला 10 बजे के बाद कोई बहन बेटी नहीं निकल सकती है, हत्याएं हो रही है, रेप हो रहा है, घर जलाए जा रहे हैं, तमाम तरह से। कोई वर्ग भी अभी पूंजीपतियों से, कई जो हम तो पूंजीपतियों की सरकार भाजपा को कहते हैं, लेकिन जो छोटा व्यापारी वो भी दुखी है, पेट्रोल पंप वाले दुखी हैं, उनके कर्मचारी दुखी हैं। कोरोना में रोजगार चले गए, सरकारी डिपार्टमेंट उन्होंने बेच दिए, निजीकरण ये बड़े पैमाने पर कर रहे हैं, सरकारी नौकरियाँ नहीं बचेगी, तो नौजवान जाएगा कहाँ? मुख्य कोरोना से तो कह दिया, रविशंकर प्रसाद जी ने कह दिया हमने ठेका नहीं ले रखा है। तो आप सरकार में आप बैठे हैं, प्रधानमंत्री आपका है, मुख्यमंत्री आपको, ठेका किसके पास है? हमें बना दो एक दिन में। देखो, अगर देश के नौजवानों को रोजगार नहीं दिया गया, एक दिन का प्रधानमंत्री हमें बना दो, देखो। और ये नहीं बनाएंगे तो हम बनेंगे, इसलिए जो है हम लोग मेहनत कर रहे हैं। सर, हम उन्हें नायक देख रखी, गलती नहीं करेंगे।
हाँ ये अच्छा है। उन्होंने नायक भी देखी है और नायक से जुड़े करेक्टर भी कुछ जो है वो आजकल जो है राजनीति में हैं। तो प्रयास यही रहेगा कि अच्छी सरकार बने और सब लोगों के लिए काम हो। कल करुणा का एक सवाल बहुत अच्छा आपने करुणा से लेके बोला था। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर करुणा काल के अंदर जिस तरीके से मौतें हुई, उनके आंकड़े छुपाए गए, बिहार में छुपाए गए, पर लास्ट में जब एक वहाँ के तेजस्वी जब बोले तो जब असली आंकड़े लाए, क्या उत्तर प्रदेश में जो मौतें हुई हैं, जो पंचायत चुनाव में शिक्षकों की मौतें हुई हैं, क्या चंद्रशेखर रावण आज़ाद की उन परिवारों के लिए, उन जो इसमें गए हैं, इनके चुनाव के चक्कर में इनके मौतें हुई, क्या चंद्रशेखर रावण उन परिवारों के लिए कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, दो चीज़ें। पहली तो उन सभी परिवारों के लिए अभी मेरी तरफ से संवेदना है, क्योंकि अगर सरकार में हम लोग होते तो हम उनकी आर्थिक मदद करते। प्रधानमंत्री तो ये नहीं कहते कि पैसे तो हैं मगर देंगे नहीं 4-4 लाख रुपए, जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद है। लेकिन मैं इसको दूसरी तरह से बताता हूँ। पहली बात तो ये कि जब हमें पता था कि दूसरी लहर आएगी तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मेडिकल फैसिलिटी की तैयारी करने के बजाय, स्वास्थ्य विभाग को जागरूक तैयार करने के बजाय बीमारी से लड़ने के लिए वो बंगाल का, असम का, केरल का चुनाव करा रहे थे। दूसरी बात ये कि इसका परिणाम जो है उत्तर प्रदेश जनता ने होगा। पक्के आंकड़े तो अभी भी लोगों के पास नहीं है। हम लोगों को बताएंगे साइकिल रैली के बाद, गांव-गांव से डाटा इकट्ठा, कितने लोगों की जान गई है, लाशें तैरी हैं, इससे ज़्यादा बर्बादी, कुत्तों ने नोची हैं, अंतिम संस्कार नहीं, इससे ज़्यादा बर्बादी नहीं हो सकती। और इन सब की जिम्मेदार सरकार है। ये मौत नहीं है, ये हत्याएं हैं। अगर सरकार तैयारी करती, 70 साल में आज हम पे अच्छे हॉस्पिटल नहीं है, अच्छे स्कूल नहीं है, अच्छी मतलब दवाइयाँ नहीं है, ये इनका कौन जिम्मेदार है? ये जो धर्म की राजनीति करते हैं बंटवारे की। अगर अच्छे हॉस्पिटल होते कितने लोगों की जान बचती। हम पे तो ऑक्सीजन भी नहीं बची। ऑक्सीजन जिन लोगों को हम लोग गाली देते हैं, जिन दूसरे देशों को, उन्होंने हमें ऑक्सीजन दी, सऊदी अरब हो या कई जो हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश और भारत में सरकारों ने प्रयास तो किया है लेकिन सच्ची नीयत से काम नहीं किया। तो कोरोना में जो लोग नहीं रहे उनके लिए बहुत बहुत उनके परिवार के लिए संवेदना है और उनको दुख सहने की क्षमता मिले और वो दुख से उबर के फिर अपने जीवन को जो है जीने का प्रयास करें। लेकिन जैसे शिक्षकों की जान गई, सफाई कर्मचारियों की जान गई और कर्मचारियों की जान गई, हमने सबसे पहले मांग उठाई थी कि उनको सरकारी नौकरी और उनको जो है आर्थिक मदद की जाए, लेकिन सरकार ने तो नहीं की। जब पूरा विपक्ष हमलावर हो तब जाकर उन्होंने घोषणाएं की, लेकिन उनकी घोषणाएं होती हैं। हाथरस में भी एक घोषणा उन्होंने की थी कि पीड़ित परिवार को एक सरकारी नौकरी और उनको जो है एक आवास मिलेगा शहर में, आज तक पूरा नहीं हुआ। तो मैं समझता हूँ कि ये जो भाजपा की सरकार है इसकी कथनी करनी फ़र्क है। जनता इससे मुक्ति चाहती है और 2022 जो है इनके लिए आखिरी मौका है और ये मौका हम इनको नहीं देंगे। उत्तर प्रदेश में इनसे मुक्ति दिला के उत्तर प्रदेश भाजपा मुक्त हम बनाने काम करेंगे और उसके बाद मोर्चा लेके घर नहीं बैठेंगे 2024 में भाजपा मुक्त भारत। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ चंद्रशेखर रावण आज़ाद, जिनका साफ साफ कहना था कि जिस तरीके से भाजपा ने केंद्र में बात करें, चाहे राज्य उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की बात करें, सिर्फ इस समय यहाँ की जनता को साथ पीड़ित किया। उनके जितने भी वादे थे सब ढकोसले साबित हुए। यहाँ तक कि लोग यहाँ से मरे भी हैं, पीड़ित भी हुए, तो उनको किसी चीज़ का मुआवजा नहीं दिया, सिर्फ वादे और ऐलान हुआ है। और चंद्रशेखर रावण आज़ाद का साफ साफ कहना है कि 2022 के चुनाव में वह और भाजपा विरोधी सारी पार्टियां मिलकर इस बार उत्तर प्रदेश से भाजपा का सफाया करेगी। और तो और 2022 के चुनाव के बाद साधना बैठ के 2024 के चुनाव तक भाजपा को इस देश से, यहाँ के लोगों को, भारत के देश के लोगों को भाजपा से मुक्त कराने में कार्य करेगी। मैं अनुज अपने कैमरामैन अंकित के साथ सहारनपुर से। धन्यवाद। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।